10 सितंबर 2018 को लुधियाना के जिला एडिशनल सेशन जज की अदालत में अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ थी। वजह थी कि उस दिन लुधियाना शहर के एक ऐसे दोहरे मर्डर केस का फैसला सुनाया जाना था जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया था। इसमें हदप्रद बात यह थी कि आरोपी ऋषि ग्रोवर मृतक के परिवार का ही सदस्य था और उस परिवार की एक तरह से देखरेख किया करता था। इसके बावजूद उसने मां और बेटी की इतनी बुरी तरह से हत्या की थी कि उनकी लाशों को देख करके पुलिस तक का कलेजा कांप गया था। केस लगभग 5 साल तक न्यायालय में चला था, जिसमें कि 23 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। इन गवाहों में एक गवाह ऐसा भी था जिसने कि आरोपी को घटनास्थल से फरार होते हुए भी देखा था। मृतक पक्ष ने इस केस में पुलिस वालों और फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों आदि के बयान भी अदालत में दर्ज कराए थे। निर्धारित समय पर जिला एडिशनल सेशन जज अरुणवीर वशिष्ठ ने के अदालत में बैठने के बाद जिला अटॉर्नी रविंदर कुमार अबरोल ने कहा कि आरोपी ऋषि ग्रोवर ने अपनी ताई और उनकी बेटी की खंजर से बेहद क्रूरतम तरीके से हत्या की थी, लिहाजा ऐसे आरोपी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि दोनों मर्डर किसी और ने किए हैं। हत्या करने के बाद हत्यारा खून से दीवार पर एक नाम भी लिख कर गया था और खून से दीवार पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया था, पुलिस को उस शख्स से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने उस शख्स को बचा करके सीधे साधे ऋषि ग्रोवर को फंसा कर जेल में डाल दिया। ऋषि पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, लिहाजा उसे इस केस से बाइज्जत बरी करना चाहिए। जिला एडिशनल सेशन जज ने तमाम गवाहों के बयान, सबूत और वकीलों की जिरह के बाद आरोपी ऋषि ग्रोवर को दोषी करार दिया और सज़ा सुनाने के लिए 13 सितंबर 2018 का दिन नियत किया था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि इस हत्याकांड के फैसले पर लुधियाना के लोगों के अलावा वकीलों और मीडिया तक की निगाहें जमी थीं। सनसनी फैला देने वाले इस केस को समझने के लिए इस केस की पृष्ठभूमि पर जाना होगा। तो साथियों, चलते हैं इस केस की पृष्ठभूमि पर। इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार संजय वारदा 365 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये पंजाब के जिला लुधियाना के बाबा थान सिंह चौक के निकट एक मोहल्ला है जिसका नाम है फतेहगंज। फतेहगंज में बलदेव राज नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी उषा के अलावा 2 बेटियां आसना और हिना के अलावा एक बेटा राहुल भी था। बड़ी बेटी आसना की वो शादी कर चुके थे। शादी के लिए 2 बच्चे और बाकी थे। वह उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई और बलदेव राज की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उषा के ऊपर आ गई थी और खेती की ज़मीन से वह परिवार का गुजर बसर करने लगी। पंजाब के तमाम लोग विदेशों में काम करने के लिए जाया करते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है। इसी अच्छा पैसा की कमाई के लिए उसी की चाह में राहुल भी अपने एक जानकार के मदद से राहुल ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ उसे अच्छा काम भी मिल गया था। राहुल समझ नहीं पाया चचेरे भाई को। राहुल के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद लुधियाना में उसके घर में 55 वर्षीय माँ और
21 वर्षीय बहन हिना ही रह गई थी। अब उनका ध्यान रखने के लिए अपनी बहन बहनोई और इसके अलावा अपने चाचा के बेटे ऋषु ग्रोवर से माँ बहन का ध्यान रखने के लिए कहा था। टिब्बा रोड के इकबाल नगर में रहने वाला ऋषु ग्रोवर था। वैसे भी ऊषा का घर बाबा थान सिंह चौक पर ऐसी जगह रास्ते में था कि ऋषु आते जाते अपनी ताई और ऊषा का हाल चाल जानने के लिए चला आता था। जब ऋषु ऊषा के यहाँ आने जाने लगा तो उसने घर के छोटे मोटे काम उससे करवाना शुरू कर दिया था। अब इसमें ऋषु के माता पिता को कोई भी ऐतराज़ नहीं था। कुछ समय और बीता तो ताई के कहने पर ऋषु अब कभी कभी रात को भी उसके घर पर रुक जाया करता था। अब इसी बीच एक परेशानी सामने आती है। परेशानी ये थी कि एक बाबू नाम का लड़का हिना के पीछे पड़ गया था और बाबू नाम का जो लड़का था उसका अपना सैनिटरी का काम किया करता था। हिना जब भी घर से बाहर निकलती बाबू उसका रास्ता रोक कर के उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब इससे परेशान होकर के हिना ने इसकी शिकायत पहले तो ऋषु से की और बाद में वह अपने बहन बहनोई को भी बता दी। और ऋषु ने अपने तरीके से बाबू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तो कोई हल निकला हुआ नहीं देखा तो बहनोई विकास ने इसकी जो शिकायत थी वो थाने में दे दी। अब पुलिस ने बाबू को थाने बुलाकर के धमकाया भी, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। ये बात थी सन 2012 की। अब इसी बीच राहुल ऑस्ट्रेलिया से लुधियाना लौटा तो यह बात उसे पता चली। लगभग 2 महीने लुधियाना में रहने के बाद जब वह वापस ऑस्ट्रेलिया लौटा तो अपनी माँ ऊषा और बहन हिना की जिम्मेदारी वह ऋषु को सौंप करके आया था। आगे चलकर यही राहुल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। ऋषु एक बहुत ही आवारा और बदचलन और बेहद गिरा हुआ इंसान था। वह सिगरेट, शराब, जुआ से लेकर के कोई भी ऐसा गलत ऐब उसने नहीं छोड़ा था कि वो नहीं करता हो। सारे ऐब ऋषु के अंदर थे। ऊषा और हिना का ध्यान रखने की आड़ में वह ऊषा के घर में अपना डेरा जमाए बैठा था। दरअसल ऋषु के खुरापाती दिमाग में एक भयानक षड्यंत्र ने जन्म लिया। उसका जो सीधा निशाना था वो हिना थी, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि नाजायज़ रिश्ते, नाजायज़ तरीके कब किसी इंसान को गुनाह के रास्ते पर लाकर खड़ा करते हैं कोई अंदाज़ नहीं लगा सकता। जिस भाई को राहुल माँ और बहन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप करके गया था, उसी भाई के मन में एक अपराध ने जन्म ले लिया था। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऋषु ने अपनी ताई की बेटी हिना को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और जल्दी ही वह अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। अब उसने हिना के साथ नाजायज़ रिश्ता कायम कर लिया था। बाद में वह इसी नाजायज़ रिश्ते को उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठने लगा था। अब उससे मिले पैसों का इस्तेमाल वह अपने पूरे सपने करने में खर्च किया करता था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसी घर में रहते हुए भी ऊषा को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इसकी वजह ये थी कि ऋषु अपनी ताई को खाने में नींद की गोलियां दे दिया करता था। अब नींद की जब गोलियां दी जाती थी तो ऊषा थी वो सो जाती थी, लेकिन ऊषा ऐसा मानती थी कि उम्र है और उम्र के समझते हुए ये रोग होता है, और उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अब शुरू में तो हिना ऋषु के आकर्षण में फंस गई, पर जब तक उसे उसकी नीयत का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि वह सिर से लेकर के पांव तक रिसु के चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी थी। जहाँ से अकेला निकलना उसके बूते से बाहर की बात थी। अंत में हार कर हिना ने अपने भाई राहुल को ऑस्ट्रेलिया में फ़ोन करके ये सारी बात बता दी। और हिना बताने के बाद राहुल ऑस्ट्रेलिया से लुधियाना आता है और उसने रिसु को आड़े हाथ लिया। और रिसु के माता पिता ने भी उसकी अच्छी खबर ली थी। आखिर अपनी करनी पर वो शर्मिंदा भी हुआ और रिसु ने राहुल के अलावा और उसके रिश्तेदार थे उन सभी से माफ़ी भी मांगी थी। रिसु एक अंदर ताना बाना बुनने लगा था। बात तो यहीं ख़त्म हो गई थी, पर राहुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने हिना की शादी के लिए लड़के की तलाश शुरू उसी वक्त कर दी थी और लुधियाना के पकोवाल रोड निवासी सौरभ के साथ हिना की मंगनी करके शादी पक्की कर दी थी। शादी की तारीख 20 नवंबर 2013 तय की गई थी। इस बार राहुल ने बहन की शादी की जिम्मेदारी अपनी बहन आसमा और जीजा विकास मल्होत्रा को सौंप दी थी। यह सब करके वह 24 अप्रैल 2013 को ऑस्ट्रेलिया वापस लौट गया। ऑस्ट्रेलिया जाकर उसने वहां से 4 लाख रुपए और $100 अपनी मां को भेजे थे। मां ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। राहुल समय समय पर अपनी मां से फ़ोन पर बात किया करता था। अब तारीख आती है 21 मई 2013 को। राहुल ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी मां को फ़ोन करके उसके हालचाल पूछना चाहा, तो मां का फ़ोन उसको बंद मिला। उसने 2-3 बार फ़ोन मिलाया, पर हर बार फ़ोन बंद मिला। अब उसने 22 मई को फिर से मां को फ़ोन किया। उसने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। बहन हिना का फ़ोन भी बंद रहा। अब राहुल काफ़ी परेशान होने लगा और दोनों के फ़ोन क्योंकि स्विच ऑफ हो चुके थे। अब फिर उसने अपने जीजा विकास मल्होत्रा और को फ़ोन किया। कहा कि जीजा जी, पता नहीं क्यों माँ और हिना दोनों का फ़ोन नहीं मिल रहा है। मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर के पता करके मुझे बताइए। तो उसके जीजा जो विकास मल्होत्रा था, उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और आसमा कल रात को वहीं थे। हो सकता है वो लोग सो रहे हों या फिर सामान खरीदने के लिए मार्केट में गए हों, फिर भी मैं जाकर देखता हूँ, विकास ने ऐसा कहा राहुल को। उसके बाद विकास अपनी पत्नी आसमा को लेकर के ससुराल आता है और दोनों ने वहाँ जाकर के देखा तो मकान का मुख्य दरवाज़ा बंद जरूर था, लेकिन कुंडी नहीं लगी थी। असमंजस की हालत में विकास ने अंदर जाकर के देखा तो नीचे वाले कमरे में बेड पर अपनी सास उषा की खून से लथपथ लाश पड़ी देखी। अब माँ की लाश देख करके आसमा की चीख निकल गई थी। विकास भी घबरा गया था और सोचने लगा कि हिना कहाँ पर होगी। इसके बाद उसने ऊपर की ओर फ्लोर पर जब जाकर देखा तो बाथरूम में बाहर हिना की भी खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। अब उसकी लाश के पास दीवार पर लिखा हुआ था बाब। बाब मतलब बाबू। अब शक के दायरे में आया बाबू विकास को समझने में देरी नहीं लगी और ये दोनों हत्याएं बाबू सैनिटरी वाले ने ही की है, क्योंकि वह हिना को अक्सर परेशान करता था। अब विकास ने इसकी सूचना पास के थाने को दी और साथ में ही राहुल को फ़ोन करके भी बता दिया था। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है तो उस थाने के इंस्पेक्टर ब्रजमोहन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। अब उन्होंने लाशों का मुआयना किया तो पता चलता है कि उनकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। मौके पर उन्होंने
क्राइम टीम को बुलवाया और कई जगह के फिंगरप्रिंट और खून के सैंपल लिए और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। अब पहली बार पूछताछ में विकास मल्होत्रा से यह बात भी पता चलती थी कि वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे घर में रखे हुए 4 लाख रुपए और $100 और सोने की एक चेन भी ले गए थे। विकास के बयान के आधार पर पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का मुकदमा आईपीसी की धारा 302 और 460 के तहत दर्ज करके तफ्तीश करना शुरू कर दिया था और विकास ने इस हत्याकांड का शक बाबू पर जाहिर किया और दीवार पर भी खून से बाब लिखा हुआ था। इसलिए इंस्पेक्टर जो ब्रजमोहन ने बाबू को हिरासत में लेकर के पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर बाबू इस हत्याकांड के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था। उसका कहना था कि वह हिना को छेड़ता जरूर था, पर इस जो हत्याकांड है इसमें उसका दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। अचानक पुलिस को यह शक हुआ कि कहीं पैसा के लालच में विकास ने ही तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, क्योंकि उसे भी पता था कि घर के अंदर इतना कैश रखा हुआ है। तो फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट ने यह बताया था कि घटनास्थल से मिले सैंपल के साथ किसी तीसरे आदमी के खून भी मिला था और जो शायद हत्यारे का ही था। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए पुलिस ने विकास से पूछताछ की और खुद विकास ने अपने आप को बेकसूर बताया। अब उससे की गई पूछताछ के बाद पुलिस को हत्यारों से संबंधित कोई सुराग नहीं मिला। अब सुराग नहीं मिला तो उसके बाद पुलिस के सामने बहुत सारी समस्या आने लगी, लेकिन संभावनाओं का पिटारा पुलिस के सामने खुला हुआ था, लेकिन अभी तक कोई ठोस लीड मिल नहीं पा रही थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक ऐसा शख्स मिला जिसने हत्यारे को घर से निकलते हुए देखा था और वह उसे अच्छी तरह पहचानता भी था। अब इसके बाद पुलिस ने अन्य सबूत जुटाने के लिए हिना के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवा कर खंगाली। अब उसमें कई संदिग्ध नंबर मिले। उन नंबरों में से एक नंबर ऐसा भी था जिस पर कि हिना की सबसे ज़्यादा बातें होती थी। वह हिना के चचेरे भाई रिशु ग्रोवर का नंबर था। अब फ़ोन की कॉल डिटेल से सामने आया रिशु का नाम। इस हत्याकांड के 2 दिन बाद राहुल भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया था, लेकिन जब 25 मई को राहुल इंस्पेक्टर ब्रजमोहन से मिला और राहुल ने बताया कि रिशु ने उसकी बहन हिना से नाजायज़ संबंध बना रखे थे। इतना ही नहीं बल्कि हिना को ब्लैकमेल करके पैसे भी इकट्ठा करता था। राहुल के इस बयान से इस केस में एक नया मोड़ आ गया था और कातिल सामने आ गया। पता चलता है कि हिना और ऊषा का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रिशु ग्रोवर ही था। पुलिस ने रिशु को हिरासत में ले लिया। इसके बाद रिशु की खून की जांच कराई तो वह खून उसके साथ मैच भी कर गया था और घटना स्थल पर मृतकों के अलावा जो मिला था वो रिशु के सख्ती से पूछने के बाद की गई पूछताछ से उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर इंस्पेक्टर ब्रजमोहन ने नाले से हत्या में इस्तेमाल किए गए खंजर और प्लास्टिक के दस्ताने और रूमाल भी बरामद किया था। अब पुलिस ने हत्या के बाद लूटे हुए पैसों में से $2,11,000 और $100 की बरामदी भी कर ली थी।
और कार्रवाई शुरू करने के बाद रिशु को न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया था। और तफ्तीश पूरी करने के बाद इंस्पेक्टर ब्रज मोहन ने 1 महीने बाद इस केस की चार्जशीट दाखिल की थी और पुलिस ने अदालत की तमाम गवाह पेश किए अदालत में। इसमें से एक ऐसी महिला गवाह थी जिसने कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले रिशु को घटनास्थल से फरार होते हुए देखा था। और दरअसल वह महिला रोज़ सुबह सुबह तड़के 2:30 बजे सेवा करने के लिए गुरुद्वारे साहब जाती थी। और गुरुद्वारे साहब में जाते समय उसी वक्त उसने रिशु को ऊषा के घर से निकलते हुए देखा था। अदालत ने उस महिला की गवाही को अहम माना। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर एडिशनल सेशन जज अरुणवीर वशिष्ठ ने रिशु ग्रोवर को दोषी ठहराया। रिशु को दोषी ठहराने के बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल घूम रहा था कि पता नहीं 13 सितंबर को जज साहब उसे कौन सी सज़ा सुनाएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया कि माननीय जज साहब ने सज़ा सुनाने के लिए मुकर्रर किया था। और आखिर आ गया फैसले का दिन। 13 सितंबर को तमाम लोग भीड़ और बेताबी के साथ कोर्ट के रूम में पहुंच गए थे। सुबह ठीक 10 बजे माननीय जज साहब अदालत में बैठे और उन्होंने केस फाइल पर नज़र डालते हुए कहा कि जिला अटॉर्नी रविंदर कुमार अबरोल की दलीलों, गवाहों के बयानों और मौके पर मिले अन्य साक्ष्यों से ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि रिशु ग्रोवर ने अपनी ताई और हिना को खंजर से ताबड़तोड़ वार करके बेरहमी से मार डाला था। रिशु चचेरी बहन से अवैध संबंध बनाकर उससे ब्लैकमेल कर पैसा भी वसूलता था, जबकि 6 महीने बाद उसकी शादी की तारीख तय थी और शादी भी होनी थी। लिहाजा ब्लैकमेलिंग का धंधा, वो पैसा मिलना बंद होने की रंजिश से उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था और हिना की शादी के लिए घर में रखा हुआ पैसा भी लूट लिया था। रिशु इतना सातिर दिमाग था कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में रखे गहने व कैश भी गायब कर दिए थे और साथ ही दीवार पर खून से बाब लिख दिया था। अब इसके बाद उसने पुलिस उस तक पहुंच ना सके और दोषी की इन्हीं घटिया मानसिकता से यह भी स्पष्ट होता है कि उसने जघन्य अपराध किया। ऐसे आदमी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पीड़ित पक्ष ने आरोपी पर जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह से साबित करने में सक्षम रहा। आरोपी का दोष पूरी तरह से साबित होता है। लिहाजा भारतीय दंड संहिता 302 के अंतर्गत दोषी रिशु ग्रोवर को अदालत मृत्यु दंड की सज़ा सुनाती है। तो अपना फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश अरुणवीर ने उस कलम की जो नींव थी वो तोड़ दी थी। उसके बाद वो अपने चैम्बर में चले जाते हैं। तो साथियों, आज की ये कहानी, इस कहानी को सुनकर के ऐसा लगता है कि आखिर आज की तारीख में इंसान विश्वास किस पर करे। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आजकल की जो नई पीढ़ी है जो गलत कार्य करने की कोशिश करती है उसको जागरूक करना है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो साथियों एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।